Assalamu alaikum dear students. My name is Faisal Mahmood. Today we are going to start our next topic, that is respiration from chapter number 11 first year. और इसके अलावा बेटे कुछ इस हिसाब से जो है डिस्कस करूंगा मैं इसको कि ये जो है बीएस और एमएससी लेवल तक भी अगर किसी स्टूडेंट को हेल्प चाहिए हो तो वो इससे मदद ले सकता है। तो बेटे शुरू करते हैं रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन की बेटे जब बात नॉर्मली आ रही होती है, जब भी जो है किसी स्टूडेंट से पूछा जाता है रेस्पिरेशन क्या है, तो वो फर्स्ट टाइम पे यही बता रहा होता है कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो है वो ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं। इसको जो है वो नाम दे देते हैं रेस्पिरेशन का, जिसको सेकंड लफ्जों में हम जो है वो ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं, जिसको सेकंड लफ्जों में हम ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। अर्लीस्ट टाइम पे स्टूडेंट्स यही बात करते हैं कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है ऑक्सीजन को जिसम में लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को जिसम से बाहर निकालना रेस्पिरेशन कहलाता है। बेसिकली बेटे ये प्रोसेस जो है एक ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है जिसमें जो है रिब्स अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करती हैं, जिसके नतीजे में जो है वो लंग्स पे प्रेशर बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ऑक्सीजन जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के फर्क की वजह से अंदर जिस्म में दाखिल हो जाती है। तो ये एक अलग मैकेनिज्म है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म, जिसको जो है नाम दिया जाता है रेस्पिरेशन का। इसके अलावा बेटे असल में रेस्पिरेशन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है। एक तो रेस्पिरेशन ये होगी ना, एक सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं कि फूड मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज या रिड्यूस किया जाता है और इससे जो है वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एटीपी वगैरह जो है वो हासिल किए जाते हैं और इन एटीपीज को हम जो है वो लाइफ एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। लाइफ एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं? लाइफ एक्टिविटीज मींस कि मैं जो आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ, हरकत कर रहा हूँ या मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, इसके अलावा जितनी भी और जिस्मानी एक्टिविटीज हैं हम इस एटीपीज को जो है वो उसके लिए यूज कर रहे होते हैं। तो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस जिसमें हम जो है एक फूड मॉलिक्यूल को, ग्लूकोज को जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न आउट करते हैं और उसके नतीजे में जो है हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस होती है और उस एटीपी को जो है हम अपने मस्कुलर एक्टिविटीज के लिए जो है यूज कर रहे होते हैं। ये प्रोसेस जो है बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। इसके आगे मजीद दो टाइप्स हैं, एक को हम नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन को समझने से पहले बेटे मैं जो है चाहूंगा कि आप लोग एक टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें, क्योंकि जो है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो है वो फूड को या ग्लूकोज को जो है पहले उसकी ब्रेक डाउन की जाती है और उसके बाद जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसको बर्न आउट किया जाता है या उसको जो है ऑक्सीडाइज किया जा रहा होता है। तो उसको समझने से पहले जो है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन समझने से पहले हम जो है ग्लाइकोलिसिस के बारे में बात करेंगे। आपकी बुक के ऊपर तो दिया हुआ पहले रेस्पिरेशन का कंप्लीट टॉपिक समझाया हुआ है, रेस्पिरेशन क्या है, एरोबिक है क्या है, एनारोबिक क्या है, लेकिन हम जो बेटे मुझे रेस्पिरेशन को जनरल थोड़ा सा देख लिया, इसके साथ हम जो ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे। ग्लाइकोलिसिस के बाद जो उनको टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा और फिर अच्छे से जो उन सारी चीजें जो आपको उसमें क्लियर हो जाएंगी। ग्लाइकोलिसिस की बेटे हम बात करें तो हम कहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी। एनर्जी की पैदावार के लिए ग्लूकोज की जो है ब्रेकडाउन क्या कहलाती है? ग्लाइकोलिसिस। और ये प्रोसेस जो है बेसिकली इसकी लोकेशन की हम बात करें कि ये कहां पे हो रहा होता है, तो ये प्रोसेस जो है बेटे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है हो रहा होता है। कहां पे हो रहा होता है? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है हो रहा होता है। अब ग्लूकोज को जो है तोड़ा जाता है, तोड़ के उससे जो है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर उसको जो है ब्रेक डाउन किया जाता है कि एनर्जी हासिल की जा सके और उस एनर्जी से जो है बाकी बॉडी एक्टिविटीज जो है परफॉर्म की जा सके। इस मकसद के लिए जो है ग्लूकोज की ब्रेक डाउन की जाती है और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ग्लाइकोलिसिस का। अगर बेटे शुरू करें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन कैसे होती है, तो ग्लूकोज जो है एक 6 कार्बन कंपाउंड है जो कि एक एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग करता है। 6 कार्बन कंपाउंड है, मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि जैसे ही जब ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर होता है, इसको जो है यहाँ पर एक एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है, एक एंजाइम एक्ट करता है जो इसको जो है एक मॉलिक्यूल एटीपी का प्रोवाइड करता है और चेंज कर देता है उस एटीपी को एडीपी के अंदर। इस एडीपी के अंदर चेंज कर देता है और वो एंजाइम जो है जो पहले नंबर पे एक्ट कर रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है
हेक्सोकाइनेज, जो कि असल में 6 कार्बन रिंग रखता है, और हेक्सोकाइनेज इस ग्लूकोज के ऊपर एक्ट करता है। एक्ट करने के साथ उसको जो है वो चेंज कर देता है एक एटीपी के मॉलिक्यूल को एटीपी के अंदर, और एक जो फास्फेट यहां से रिलीज करवाएगा वो ग्लूकोज के साथ जो है वो बाइंड करवा देता है, और जिसके नतीजे में जो है प्रोडक्ट हमारे पास बन जाती है ग्लूकोज 6 फास्फेट। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है यहाँ पे मैंने शो करवाया है 6 कार्बन कंपाउंड जो है शो करवाया है 1 2 3 4 5 6, और इसके 6 कार्बन के साथ जो है वो क्या लगी हुई है फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट। 6 का मतलब है 36 कार्बन के साथ जो है वो फास्फेट का ग्रुप अटैच हुआ है। तो जैसे जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट बनती है तो इसके ऊपर एक सेकंड एंजाइम इंटरेक्ट करता है, यहाँ पे मैं लिख दूं ये फर्स्ट एंजाइम इधर मैंने शो करवा दिया हुआ है, इसके साथ ही जो है वो आगे सेकंड एंजाइम जो है इधर इंटरेक्ट करता है जो कि आइसोमेरेज है। क्या है आइसोमेरेज, वो जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट के ऊपर एक्ट करता है और उसको उसके आइसोमर के अंदर जो है वो तहलील कर देता है, उसके आइसोमर में चेंज कर देता है। असल में आइसोमर क्या चीज है जी, वो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो है दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, और आइसोमर्स ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसी चीजें होती हैं जिनके अंदर जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है बल्कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है सेम होता है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो ग्लूकोज का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाया है जो कि एल्डोस शुगर है, और यहाँ पे जो है एक फ्रक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्रा किया हुआ है, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा किया हुआ है, जिसके अंदर जब आप देख सकते हैं कि इसके दोनों साइड्स पे कार्बन नंबर फर्स्ट पे भी और कार्बन नंबर 5 पे भी जो है एक कीटो ग्रुप जो है वो अटैच हुआ है। इस वजह से हम नाम देते हैं कि ये जो है वो कीटो शुगर है जो कि फ्रक्टोज के नाम से जानी जाती है। ये भी जो है वो C6H12O6 है और ये भी जो है वो C6H12O6 है, लेकिन दोनों जो है एक एल्डोस शुगर है और एक जो है वो कीटो शुगर है, और इसी वजह से ये जो है हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है आइसोमर है। तो यहाँ पर एक सेकंड एंजाइम आइसोमर आके आइसोमेरेज एंजाइम आकर इस ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर जो है वो चेंज कर देते हैं। जैसे फ्रक्टोज 6 फास्फेट ये कंपाउंड बनता है, फिर उसके ऊपर जो है एक थर्ड एंजाइम इंटरेक्ट करता है, इसके ऊपर जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट के ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा और उसको चेंज कर देगा, उसको जो है एक और एटीपी के मॉलिक्यूल को जो है वो चेंज कर देगा एटीपी के अंदर, और जो फास्फेट एटीपी से रिलीज करवाएगा वो फ्रक्टोज के साथ जो है वो बाइंड करवा देगा। तो वो फ्रक्टोज जो है फिर बन जाती है फ्रक्टोज 1O6 बिसफास्फेट। वो एंजाइम कौन सा है जी, वो एंजाइम फास्फोफ्रक्टोकाइनेजेस है। पहले हेक्सोकाइनेजेस था, अब क्या है फास्फोफ्रक्टोकाइनेजेस। फ्रुक्टोज पे इंटरेक्ट करने वाला एंजाइम जो कि फास्फेट को बाइंड करता है फास्फोफ्रक्टोकाइनेजेस, वो क्या करेगा इसको जो है बना देगा फ्रक्टोज 1O6 बिसफास्फेट। यहाँ पे कार्बन नंबर 6 के साथ तो पहले ही फास्फेट अटैच है, तो यहाँ पर भी क्या करेगा एक हाइड्रोजन रिमूव करवा के यहाँ पर भी एक फास्फेट अटैच करवा देगा। तो ये हमारे पास जो है रिजल्टेंट कंपाउंड जो है वो बन जाता है फ्रक्टोज 1O6 बिसफास्फेट। फर्स्ट कार्बन के साथ भी फास्फेट और 6 कार्बन के साथ भी फास्फेट। यहाँ पे मैंने जहां शो करवाया हुआ है इस स्ट्रक्चर में भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन में जो है वो 6 कार्बन के साथ भी फास्फेट और फर्स्ट कार्बन के साथ भी फास्फेट अटैच हुई है। ये एंजाइम जो है फ्रक्टोज 1O6 बिसफास्फेट जैसे ही जो है प्रोड्यूस होता है, इसके ऊपर जो है नेक्स्ट एक एंजाइम एक्ट करता है एल्डोज। यहां पर मैं लिख देता हूं 4 नंबर पे, बुक कर सकते हैं, लिख सकते हैं 4th नंबर पे। यहाँ पे जब नंबरिंग करता हूं 3 नंबर पे जब एक एंजाइम इंटरेक्ट किया था फास्फोफ्रक्टोकाइनेजेस, जिसने जो है फ्रक्टोज 1O6 बिसफास्फेट प्रोड्यूस करवा दिया। असल में बेटे ये थी प्रिपरेटरी फेज, जिसके अंदर जो है वो ग्लूकोज को प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है उससे एनर्जी हासिल करने के लिए। क्योंकि अभी तक जो है हमने पढ़ा है कि ग्लूकोज को तो जो है ब्रेक डाउन करनी थी एटीपी हासिल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो जो है दो मॉलिक्यूल्स एटीपी के यूज कर लिए हमने, एक फर्स्ट टाइम पे यूज किया, एक सेकंड टाइम पे यूज किया। असली में बेटे ये जो है वो प्रिपरेटरी फेज है जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए पहले तैयार किया जा रहा है, उसको रेडी करते हैं और उसके बाद उसकी जो है वो ब्रेक डाउन की जाएगी, और जब ब्रेक डाउन की जाएगी तो उससे जो है वो एटीपी मजीद प्रोड्यूस होंगी। तो ये सारी जो है बेटे प्रिपरेटरी फेज थी जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तहलील होने के लिए, तोड़ने के लिए जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है। फिर जैसे ही जो है फ्रक्टोज 1O6 बिसफास्फेट प्रोड्यूस हो जाता है तो इसके ऊपर एक फोर्थ एंजाइम जो है इंटरेक्ट करता है, दैट इज एल्डोलेज। वो एल्डोलेज क्या करेगा, इस फ्रक्टोज 1O6 बिसफास्फेट को 6 कार्बन वाले कंपाउंड को 2 कंपाउंड्स में जो है वो तहलील कर देगा, 2-3 कार्बन वाले कंपाउंड्स में तहलील कर देगा। एक 3 कार्बन कंपाउंड ये और एक 3 कार्बन कंपाउंड ये वाला। एक को हम नाम देते हैं डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और दूसरा जो है वो ग्लिसराइल एल्डिहाइड 3 फास्फेट। ये ग्लिसराइल एल्डिहाइड 3 फास्फेट वही सेम कंपाउंड है जो कि डार्क रिएक्शन के दौरान जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस हो रहा होता है। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन ग्लिसराइल एल्डिहाइड 3 फास्फेट ही नेक्स्ट जो है वो
तहलील होने की सलाहियत रखता है। डिहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो तहलील नहीं होता और ना ही जो है वो एटीपीज में एटीपीज जो है वो हमें प्रोवाइड करता है, बल्कि डिहाइड्रोक्सी एसीटोन जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो भी इंटर कन्वर्टेबल है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फास्फेट के अंदर, और यहाँ पर जो है वो फिफ्थ एंजाइम आइसोमेरेज जो है वो इंटरेक्ट करता है। फिफ्थ एंजाइम आइसोमेरेज इंटरेक्ट करता है और इस डीएपी को डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को चेंज कर देता है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड फास्फेट के अंदर। ये 3 कार्बन कंपाउंड जब ये वाला ये बन जाएगा तो ये जो है मजीद क्या करेगा, इससे एटीपीज जो है वो प्रोड्यूस करवाता चला जाएगा। ये 3 कार्बन कंपाउंड G3P हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है। ये G3P जो है वो फिर क्या करता है, नेक्स्ट यहाँ पर जो है एक एंजाइम आ जाता है डिहाइड्रोजिनेज। वो क्या करेगा, डिहाइड्रोजिनेज वो यहां से जो है वो एक NAD इसको जो है वो चेंज कर देगा, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेगा, NADH प्रोड्यूस करवाएगा प्लस H पॉजिटिव, और साथ में क्या करेगा, इसको जो है वो एक एडिशनल फास्फेट भी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, एक एडिशनल फास्फेट भी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, जिसके नतीजे में, क्योंकि यहाँ पर आप देखें बेटे कि यहाँ पर जो है 3 कार्बन का कंपाउंड 6 कार्बन वाले कंपाउंड से 6 कार्बन में 2 फास्फेट थी और उससे जो है एक 3 कार्बन कंपाउंड बना, तो एक 3 कार्बन ये है, एक 3 कार्बन ये है, इसके भी एक फास्फेट इसको मिल जाएगी, एक फास्फेट उसको मिल जाएगी, तो दोनों जो है 3 कार्बन और एक फास्फेट रखते हैं। ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फास्फेट, थर्ड नंबर वाली कार्बन के साथ एक फास्फेट अटैच हुई है, इसको मजीद एक एक्स्ट्रा फास्फेट देके क्या करवाया जा रहा होता है, इसको जो है वो डबल फास्फेट कंपाउंड के अंदर जो है चेंज कर दिया जाता है, जो कि 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट के नाम से जाना जाता है या बीपीजी के नाम से जाना जाता है। सेम रिएक्शन जो है दूसरी साइड पे भी रन हो रहा होगा, मैंने यहाँ पे देखिए एरो लगाकर ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फास्फेट को ही आगे रन करवाया है, डीएपी को रन नहीं करवाया हुआ। तो बेटा यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर एक NAD चेंज हो रहा है NADH2 और साथ में एक पाई या फास्फेट ग्रुप भी इसके साथ क्या हो रहा है, बाइंड हो रहा है, जिसके नतीजे में चेंज हो जाएगा 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट के अंदर। इस स्ट्रक्चर से आपको जब शुरू हो जाएगा, समझ आ जाएगा कि दोनों जो 3 कार्बन कंपाउंड था इसमें फर्स्ट कार्बन पे भी फास्फेट अटैच होगी और थर्ड कार्बन पे भी फास्फेट अटैच होगी। यहाँ पर जो एंजाइम एक्ट करता है वो बेटे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, छठा एंजाइम जो इधर इंटरेक्ट कर रहा है, जो इसको चेंज कर देता है बीपीजी के अंदर। अब जैसे ही बीपीजी की प्रोडक्शन हो जाती है, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट की जब प्रोडक्शन हो जाती है, यहाँ पर जो है एक नेक्स्ट एंजाइम नंबर 7 इंटरेक्ट करेगा और इसको क्या करेगा, फास्फाटेज, इसमें से जो है एक एडिशनल फास्फेट को जो है यहाँ से रिमूव करवा देगा। यहाँ से जो है एक एडीपी का मॉलिक्यूल वो जो है वो क्या प्रोड्यूस करवा देगा, एक एटीपी प्रोड्यूस करवाएगा, और एक एटीपी इधर बन रही है तो एक एडीपी से एटीपी जो है वो सेम अंदाज में यहां से प्रोड्यूस होगी। हमारे पास जो है वो एक उसी टाइम पे जो है वो 2 एटीपी इकट्ठी प्रोड्यूस होंगी 7th एंजाइम के असर से, जिसने जो है वो 3 बिस फास्फोग्लिसरेट के ऊपर असरअंदाज हुआ है और साथ में जो है क्या करवा दिए, 2 एटीपी का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करवा दिए हैं और रिजल्टेंट कंपाउंड हमारे पास जो है वो 3 फास्फोग्लिसरेट बन गया। पहले 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट था, अब जो है हमारे पास 3 फास्फोग्लिसरेट है। ये 3 फास्फोग्लिसरेट बाद में बेटे यहाँ पर जो है एक एंजाइम इसके ऊपर डिस्माटेज इंटरेक्ट करता है, नंबर 8 के ऊपर डिस्माटेज एंजाइम जो है बाद बुक्स पे फास्फोग्लूको डिस्माटेज के नाम से लिखा गया हुआ है, लेकिन डिस्माटेज एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है और उसकी जो है वो थोड़ा सा फास्फेट की जो है वो पोजीशन चेंज कर देता है। देखिए अब यहाँ पे जो है वो कार्बन नंबर 3 के साथ जो है वो फास्फेट अटैच है, जैसे इसके ऊपर डिस्माटेज एक्ट करेगा ये इसकी पोजीशन चेंज कर देगा, इसको 2pg के अंदर जो है वो चेंज कर देगा। 2pg का मतलब कि आप जो फास्फेट पहले तीसरे नंबर वाले कार्बन के साथ अटैच थी वो दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ अटैच हो चुकी है। जैसे ही कार्बन इसके साथ अटैच होती है 2pg कंपाउंड बनता है, 2 फास्फोग्लिसरेट बनता है, तो इसके ऊपर जो है वो एक नेक्स्ट एंजाइम नंबर 9 इंटरेक्ट करता है एनोलेज, यहाँ पे लिख भी देता हूं। वो क्या करेगा, एनोलेज इस 2 फास्फोग्लिसरेट के ऊपर इंटरेक्ट करेगा और इसमें से जो है वो एक पानी का मॉलिक्यूल एवेपोरेट करवा देगा, इसमें से निकाल देगा, जिसके नतीजे में हमारे पास जो है वो फास्फिनोल पाइरुवेट की प्रोडक्शन हो जाती है। यहाँ पे भी देखिएगा मैंने PEP लिखा हुआ है और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, PEP, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक पानी का मॉलिक्यूल निकला हुआ है और फास्फेट जो है वो सेकंड कार्बन के साथ ही अटैच्ड है। बेटे जैसे ही जो है वो फास्फिनोल पाइरुवेट बनता है तो इसके ऊपर जो है दोबारा से फास्फाटेज नंबर 10 एंजाइम जो है हमारे पास मौजूद है, फास्फाटेज, वो इस फास्फिनोल पाइरुवेट के ऊपर इंटरेक्ट करता है और इसके अंदर से जो है वो एक एटीपी के मॉलिक्यूल से वो क्या प्रोड्यूस करवा देगा, एक एटीपी का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करवाएगा। यहां से भी एक एटीपी का मॉलिक्यूल और यहां से भी क्या करेगा, एक एटीपी का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा फ्रॉम एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को यूज करते हुए क्या बनवा देगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वो खुद रिजल्टेंट कंपाउंड जो हमारे पास बनेगा वो जो है
पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पे मैंने उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी शो करवाया हुआ है। यहाँ पे जो एडिशनल दूसरे नंबर वाली कार्बन के साथ फास्फेट थी वो भी क्या कर दी गई है, निकाल दी गई है। तो हमारे पास जो है इस तरीके से एक ग्लूकोज की मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन से हमारे पास टोटल जो है वो 4 एटीपी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं, वाइल जो हमने 2 दरमियान में यूज कर दिए थे। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो नेट गेन जो है वो 2 एटीपी का है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन के दौरान हमारे पास जो है कौन कौन सी चीज बेटे प्रोड्यूस हुई है, 2 हमारे पास जो है इधर देखिएगा, 2 हमारे पास NADH मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए, एक साइड पे और एक इस साइड पे NADH2। साथ में हमारे पास जो है वो ATP का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए। ATP के भी हमारे पास जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस, 4 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए। वाइल जो है यूज कितने हो चुके हैं हमारे पास दरमियान में, ATP के मॉलिक्यूल्स 2 यूज किए हैं हमने। और नेट जो है हमारे पास, नेट गेन जो हमारे पास बचता है, 4 ATPs बने, 2 यूज हो गए थे दरमियान में, तो हमारे पास जो है 2 ATPs का नेट गेन जो है वो हासिल होता है। और साथ में इसके साथ साथ एक NADH2 का मॉलिक्यूल भी हासिल होता है, 2 मॉलिक्यूल हासिल होते हैं जिनकी ब्रेक डाउन से मजीद जो है 3-3 ATPs की ब्रेक डाउन होती है, 3-3 ATPs मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो जैसे ही बेटे ये जो हमारे पास पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड हासिल होता है, ये अब जो है ऐसा कंपाउंड है क्योंकि सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो ये सारे रिएक्शंस हुए हैं। अब ये जो छोटा मॉलिक्यूल बना है इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन की जाएगी, ऑक्सीडेशन के बाद इसको जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजा जाएगा, जहां से जो है इससे मजीद एटीपी के मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन हो सकेगी। अब ये बात कर लेते हैं, मैंने पहले कहा था कि ग्लाइकोलाइसिस के साथ बेटे हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बाकी टाइप्स की। जैसे ही हमारे पास जो है एक रेस्पिरेशन के प्रोसेस के जरिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब तोड़ रहे हैं एटीपी हासिल करने के लिए, तो अभी हमारे पास जो है 2 एटीपी के मॉलिक्यूल हासिल हुए हैं और साथ में हमारे पास जो है वो पाइरुविक एसिड की प्रोडक्शन हुई है। बेटे रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो मैंने कहा था कि ये 2 टाइप्स की हो सकती है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में बेटे ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है पाइरुविक एसिड के अंदर, और उस पाइरुविक एसिड के बाद में क्या की जाती है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये सारे काम हो रहे हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन प्रेजेंस के में जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है पाइरुविक एसिड में, और उस पाइरुविक एसिड के बाद में क्या की जाती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद जो है बेटे इसको रन करवाया जाता है क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल से जो है वो ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। इसमें जो है जैसे जैसे जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते होते इस प्रोसेस से गुजरता है, तो हमारे पास जो है वो यूकैरियोट्स के अंदर 36 मॉलिक्यूल्स ATP के प्रोड्यूस होते हैं, और प्रोकैरियोट्स के अंदर इन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर बेटे ये 38 मॉलिक्यूल्स ATP के प्रोड्यूस करता है। ये 38 ATP के मॉलिक्यूल्स यूकैरियोट्स की निस्बत यूं कह लें कि जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ATP के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन हो रही होती है, वो भी मैं आपको बताता हूं आगे किस तरह से इनके अंदर जो है 2 ATP के मॉलिक्यूल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो यहां पर देखिए एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसको जो है बर्न किया जाएगा, और उसके बर्न के नतीजे में जो है हमें 36 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करवा रहा है। बेसिकली क्या किया जा रहा है, ग्लूकोज को पहले पाइरुविक एसिड में ही तोड़ा जा रहा है, जो कि हमारा टॉपिक पढ़ चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन हमने कर लिया हुआ है पाइरुविक एसिड में। अब फिर पाइरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन की जाती है, उसको क्रेब्स साइकिल से और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जो है वो गुजारा जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरने के बाद वो टोटल एटीपीज हमें जो है वो 36 एटीपीज मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है, जो कि हम जो है वो सेलुलर एक्टिविटीज के लिए या लाइफ एक्टिविटीज के लिए यूज करते रहते हैं। जबकि बेटे एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जिसमें जो है ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती, जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं हो रही होती, उसको नाम दिया जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये भी जो है 2 टाइप्स की हो सकती है, या तो जो है वो अल्कोहलिक रेस्पिरेशन, अल्कोहलिक, और दूसरी जो है हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के नाम से जानी जाती है, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन के नाम से जानी जाती है। अगर जो है बेटे एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, सॉरी अल्कोहलिक रेस्पिरेशन की बात करें, तो जो हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से पाइरुवेट प्रोड्यूस हुआ है वो जो है अब चेंज हो जाता है, उसके ऊपर जो है एक डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करता है, और इसमें से जो है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकाल देता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकलने से ये जो 3 कार्बन कंपाउंड था, 3 कार्बन कंपाउंड था, वो चेंज हो जाएगा 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल एल्डिहाइड के अंदर। यहाँ पे क्योंकि जो है डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम ने एक्ट किया है और इसको जो है एक सिंपल एसिड के अंदर जो है तहलील कर दिया है, एसिटाइलहाइड जो है हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है, और ये एसिटाइलहाइड जो है बाद में
ये एसिडाल्डिहाइड बेटे बाद में जो है वो NADH पॉजिटिव या H2 को जो है वो यूज करते हुए उसको जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है, उसको चेंज कर देगा NAD के अंदर, और साथ में यहाँ से रिलीज होने वाली जो हाइड्रोजन है वो यूज करते हुए ये जो है वो एक अल्कोहल की जो है वो फॉर्मेशन कर देता है। ये अल्कोहल जो है, और इसके नतीजे में जो है इसके पास 2 ATP के मॉलिक्यूल जस्ट 2 ATP के मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, 2 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, और साथ में पाइरुवेट तहलील होकर अल्कोहल के अंदर चेंज हो जाता है बेटे। और इसी तरह से लैक्टिक एसिड की भी अगर बात करें, लैक्टिक एसिड जो है असल में 3 कार्बन कंपाउंड है, तो वो पाइरुवेट को भी यूज करते हुए क्या करता है, पाइरुवेट चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर ही, और वो भी जो है क्या है 3 कार्बन कंपाउंड है, 3C कंपाउंड है, और ये 3C कंपाउंड जो है वो भी जो है उसके बनते दौरान भी जो है 2 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और कुछ इस तरीके से बेटे जो है एक अगर तो जो है हम बात करें कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो हमारे इर्तिका वाले जानदार शुरू में यूज करते रहे, उनसे जो है कम एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन जब उन्होंने ऑक्सीजन को यूज करना शुरू कर दिया सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, तो वो जो है इसकी निस्बत क्या करना शुरू करेंगे, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखें, मैंने पहले लिखा हुआ है कि जो है वो यूकैरियोट्स के अंदर जो है 36 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है 38 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पिरेशन करते हैं। व्हाइल इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे जो है वो 2 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो 18 टाइम्स जो है ज्यादा प्रोडक्शन दे रही है एटीपीज की यूकैरियोट्स के अंदर, और प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है 19 टाइम्स ज्यादा प्रोडक्शन दे रही थी। अक्सर बात जो है MCQ आ जाता है MD-CAT के एग्जाम्स के हवाले से भी कि कितनी ज्यादा एनर्जी प्रोकैरियोट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो कितने एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, यूकैरियोट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो कितने एटीपी प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने मॉलिक्यूल्स एटीपी के प्रोड्यूस हो रहे थे, या जो है वो बात बात इस तरह से पूछा जाता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कितने गुना जो है वो कम एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि 18 गुना कम जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक की निस्बत जो है वो एटीपी कम प्रोड्यूस कर देती है, और व्हाइल इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स 19 टाइम्स जो है वो कम प्रोड्यूस कर देती है। तो ये था बेटे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहां पर मैंने लिखा हुआ है बेटे कि ग्लूकोज चेंज होगा पाइरुवेट एसिड में, और पाइरुवेट एसिड के बाद में ऑक्सीडेशन की जाती है, जो कि यहां पे मैं पढ़ाऊंगा भी, आपको बताऊंगा कि पाइरुवेट एसिड ऑक्सीडेशन क्यों की जाती है और ये जरूरी क्यों है। असल में बेटे हमने जो है वो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोडक्ट पढ़ी है, प्रोडक्ट हमारे पास जो है 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के पाइरुवेट के प्रोड्यूस हुए हैं। ये पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड जो है एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ये क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। ये 3 कार्बन कंपाउंड जो है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उसके जो है वो मैट्रिक्स के अंदर नहीं जा सकता। तो इस मकसद के लिए इसकी फिर जो है वो ब्रेक डाउन की जा रही होती है। इसके ब्रेक डाउन के लिए यहाँ पर भी जो है वो एक एंजाइम डीकार्बोक्सिलेज एक्ट करेगा और इसमें से जो है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवा देगा। जैसे ही रिमूव करवाएगा तो रिजल्टेंट कंपाउंड जो है हमारे पास वो 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल एल्डिहाइड जो है हासिल हो रहा है। ये एसिटाइल एल्डिहाइड जो है बाद में अपने साथ जो है एक कोएंजाइम को एक SH जो है वो ऐड करता है, और वो एंजाइम जो जैसे इसके साथ ऐड होता है तो ये चेंज कर देते हैं इसको एसिटाइल CoA के अंदर। ये एसिटाइल CoA भी जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है, और जैसे ये एसिटाइल CoA के अंदर चेंज हो जाता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के जरिए इस मेम्ब्रेन के जरिए क्रॉस करता है वो मैट्रिक्स के अंदर आ जाता है, और यहाँ पर आने के बाद जो है वो क्रेब्स साइकिल चलता है, और क्रेब्स साइकिल के साथ इसके आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जाकर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की रिएक्शंस करता है, और हमारे पास बेटे यूं कह लें कि 36 मॉलिक्यूल्स जो है एटीपी प्रोडक्शन में मदद दे रहा होता है। इस वजह से पाइरुविक एसिड ऑक्सीडेशन जो है एक नेसेसरी प्रोसेस है, क्योंकि जो है पाइरुवेट डायरेक्टली तौर पर 3 कार्बन कंपाउंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर नहीं हो सकता, उसकी ब्रेक डाउन करना जरूरी है, उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकालना जरूरी है, उसको जो है एक एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड के अंदर जो चेंज करना जरूरी है। जैसे एसिटाल्डिहाइड कोएंजाइम A के साथ मिलता है वो एक एसिटाइल CoA के प्रोडक्शन कर देता है। एसिटाइल CoA जो है वो हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। असल में हमारे पास बेटे यहाँ पर 2 पाइरुवेट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, तो यहाँ पर भी जब 2 एसिटाइल CoA प्रोड्यूस होंगे, 2 एसिटाइल CoA आगे जब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में रन करेंगे तो टोटल हमारे पास इन सारे प्रोसेस के नतीजे में जो है वो 36 एटीपी का मॉलिक्यूल जो नेट वर्थ या नेट गेन हमारे पास बचता है वो 36 एटीपी का मॉलिक्यूल 36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन है। तो बेटे आई होप आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।